नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सेबी चीफ यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनके बारे में कुछ खुलासे किए। काफी बड़े खुलासे थे क्योंकि उस खुलासे में ये नजर आया कि 2017 से 2021 के बीच में माधवीपुरी बुच अपनी सैलरी सरकार से तो ले ही रही थी, लेकिन साथ में आईसीआईसीआई बैंक ने उनको 12.63 करोड़ की सैलरी दी थी। उसी तरह से 2017 और 2024 के बीच में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने उनको सैलरी दी है 22.41 लाख। और 2021 से 2023 के बीच में उन्होंने ईसॉप्स का भी लाभ उठाया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कि हर एम्प्लॉय को एक कॉर्पोरेट देता है, जो उनका लॉन्ग स्टैंडिंग एम्प्लॉय होता है उसको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। उस ईसॉप की वैल्यू थी 2.84 करोड़ और जो टीडीएस जो कि उस ईसॉप पर आईसीआईसीआई बैंक ने ही भरा है, दैट टीडीएस अमाउंट्स टू 1.10 करोड़। और यानी कि जो टैक्स एस्केपमेंट है, जिस टैक्स को उन्होंने नहीं भरा, वो लगभग 50 लाख रुपए के करीब आता है। तो आज कुछ बड़े सवाल प्रधानमंत्री से, आईसीआईसीआई बैंक से और सेबी से पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारी बातें पता थी जब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने, जब एसीसी ने उनका अपॉइंटमेंट किया था? क्या उनको वो इस बात से अवगत थे कि माधवीपुरी बुच इस तरीके की सैलरी आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल से भी ले रही हैं? दूसरी बात यह है कि क्या उनको खुली छूट थी ये सब करने के लिए? उन्होंने क्या इसको लेकर डिस्क्लोजर्स किए थे? क्या आईसीआईसीआई बैंक ने किसी नियम का उल्लंघन किया है? और अगर इस तरीके से अगर एक रेगुलेटर कर रहा है तो फिर बाकी रेगुलेटर के जो हेड्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रहा है? ये सारे सवाल खड़े किए गए हैं। और अंत में एक सवाल जो सेबी से पवन खेड़ा ने आज पूछा था, वो ये था कि क्या गारंटी है कि माधवीपुरी बुच के जो परिवार के अन्य लोग हैं उन्होंने बाकी कंपनी से इस तरीके का फायदा नहीं उठाया होगा? ये क्विंटेसेंस में अगर नटशेल में देखें तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर थी। अगर ऐसा कोई वाकया कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ होता तो शायद लोग, आज सुबह से मैं कितने लोगों से बात कर चुकी हूं और उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और उस सरकार में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद शाम होते होते सेबी की चीफ को डिसमिस कर दिया हो गया होता, तुरंत फाइनेंस सेक्रेटरी को बोला गया होता कि अब आप उनकी कुर्सी पर बैठ जाइए। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। कोई जवाब, कोई भी किसी भी तरीके का रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। ये किस बात का संकेत है? आज हमारे साथ कांग्रेस एडमिन इंचार्ज और सीडब्ल्यूसी मेंबर और मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल इस समय हमारे साथ हैं। गुरदीप, आपका स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो आज बड़े सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्राइटेरिया है, जो रेगुलेटर के जो हेड्स हैं उनके अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? अब क्योंकि क्राइटेरिया को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं तो बड़ा संकेत आपको क्या मिलता है कि जितने भी, अब मैं सेबी की बात नहीं कर रही हूं, जितने भी रेगुलेटर के हेड्स के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या वो बिना देखे सीधा पीएमओ की सील के जरिए किए गए हैं? देखिए, हमने प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाया है। हमने जो सवाल उठाया है कि जो सेबी के रूल हैं उसके मुताबिक सेबी का कोई सदस्य या सेबी की चेयरपर्सन वो कहीं और से कोई मुनाफा नहीं कमा सकती। पिछले कुछ दिनों पहले हमने ये बताया था देश को कि वो सेबी में रहते हुए वो अपनी एक कंपनी से कंसल्टेंसी कमा रही थी 3.3 करोड़ रुपए, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में गलत नहीं ठहराया था। अब जो जानकारी कांग्रेस पार्टी को मिली है वो स्पष्ट ये कहती है कि सेबी में रहते हुए, सेबी के सदस्य के तौर पर रहते हुए वो आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ले रही थी। और उसके बाद उन्होंने, जैसा आपने बताया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ई स्टॉक्स भी लिए। और ये थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है, ये 16 करोड़ रुपया बनता है, 16 करोड़ 80 लाख रुपया बनता है। तो सेबी की चीफ, और पहले जब वो सेबी की सदस्य थी, अगर वो कहीं से मुनाफा कमाती हैं, कहीं से सैलरी लेती हैं, तो ये निश्चित तौर पे सेबी के नियमों का उल्लंघन है। और ऐसा नहीं है कि कहीं और से लिया हो। आईसीआईसीआई बैंक इस देश में स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है।
आईसीआईसीआई बैंक के केसेस को, उसके खिलाफ शिकायत हो या शेयर मार्केट में उसकी भूमिका हो, उसकी भागीदारी हो, वो सेबी रेगुलेट करती है। और सेबी जब रेगुलेट करती है तो वो एक जज की भूमिका में करती है, उसको पावर जुडिशियल पावर्स हैं, और सेबी चीफ की क्वासी जुडिशियल पावर्स है, क्वासी जज की तरह वो काम करती हैं। तो क्या आपने कभी सुना कि कोई जज किसी कंपनी से सैलरी ले रहे हो और वो उस कंपनी के केस भी देख रहे हो? और पूरा दिन हो गया, आज सरकार की ओर से एक शब्द नहीं आया। सरकार की ओर से ना कोई सफाई आई, ना सेबी की ओर से कोई सफाई आई, ना माधवी बुच की ओर से कोई सफाई आई कि ये हमारे जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत। हम जानते हैं कि वो सही आरोप है, हम अपने आरोपों के साथ पूरे तरह से खड़े हैं। और इस देश की सबसे बड़ी नियामक संस्था सेबी अगर बार बार उसकी चीफ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? दूसरी बात जो हमने उठाई है वो ये है कि प्रधानमंत्री के तहत अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट आती है, उसको एसीसी कहते हैं। एसीसी के अंदर जितनी जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की पोजीशंस होती हैं, जितनी संवैधानिक पोजीशन होती हैं, जितनी स्टैट्यूटरी पोजीशन देश के अंदर होती हैं, वो सब एसीसी क्लियर करती है। वो फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी पे जाती है, वो फाइल होम मिनिस्टर पे जाती है, डीओपीटी मिनिस्टर पे जाती है, प्रधानमंत्री पे जाती है। तो क्या माधवी बुच ने प्रधानमंत्री से छुपाया कि वो आईसीआईसीआई से सैलरी ले रही थी चेयरमैन बनने से पहले? या क्या आईबी ने प्रधानमंत्री को कोई जानकारी दी, या आईबी अंधेरे में थी कि वो एक तरफ अडानी की बेनामी कंपनी में इन्वेस्ट करती थी, एक तरफ वो कंसल्टेंसी अपनी कंपनी से ले रही थी, और एक तरफ वो आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ले रही थी और ईसॉप्स ले रही थी? तो क्या एसीसी को बताया गया था? अगर नहीं बताया गया था तो तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए। और अगर एसीसी को मालूम था, प्रधानमंत्री को मालूम था जो एसीसी के हेड हैं, और उसके बावजूद उन्होंने अगर ये फैसला लिया कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये जवाब फिर प्रधानमंत्री को देना होगा कि इतने बड़े देश के, इतने बड़े स्टॉक मार्केट के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया गया है। नहीं, लेकिन गुरदीप, अगर इतने बड़े बड़े डिस्क्लोजर्स माधवी बुच ने मोदी जी को बताए हैं, नहीं बताए हैं, ये तो पता नहीं है, लेकिन एसीसी इस चीज को बाईपास कैसे कर सकता है? और एसीसी की ऑटोनॉमी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जब किसी का भी अपॉइंटमेंट करती है तो उसके आगे पीछे जो भी उसके एंटीसीडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी उनकी खोज खबर करती है, उसको एग्जामिन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ पर एसीसी के रोल पर क्या कहेंगे? ठीक है, हो सकता है कि पीएम मोदी ने इसको बॉदर नहीं किया हो फाइंड आउट करने के लिए, हो सकता है उनकी कोई साठगांठ रही हो सेबी की चीफ से, लेकिन एसीसी के रोल पर क्या कहेंगे? एसीसी कोई अलग चीज नहीं है। एसीसी एक कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं। और अगर एसीसी ने या तो अपना होमवर्क नहीं किया, या एसीसी को पूरी जानकारी नहीं दी गई, या एसीसी ने अपनी आंखें मूंदी रही, एसीसी मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तीनों ही कंडीशन के अंदर ये बहुत बड़ा अपराध है। तीनों ही कंडीशन के अंदर ये सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को सेबी चीफ बनाने के लिए तमाम तरह के नियम कानून को किनारे पे रखा, और वो व्यक्ति का कुछ भी इतिहास रहा हो, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो, इसके बावजूद उन्होंने क्यों उस व्यक्ति को सेबी का चेयरपर्सन बनाया है? ये जवाब तो आप गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास जवाब है नहीं, वरना ऐसा नहीं होता। हमने हमने तो वो दिन देखे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई एक बड़ा आरोप लगाती है तो इस सरकार के 6 मंत्री उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस सरकार का पूरा आईटी सेल जवाब देने में जुट जाता है। आज सुबह से शाम हो गई है, सरकार पे होंठों पे ताला लगा है, चुप्पी है, क्योंकि दाल में काला है, बल्कि दाल ही काली है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आया है तो सरकार इस पर कुछ बोलेगी ही नहीं, या उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर प्रूफ दिखा दिया है कि कितनी सैलरी उनको कहां से मिल रही है, तो हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ रिएक्शन दे ही ना, फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, सरकार रिएक्शन ना दे ऐसी लग्जरी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि माधवी बुच वो कोई आम नागरिक नहीं है। माधवी बुच किसी छोटे मोटे प्रशासनिक पद पे नहीं है, वो सेबी की चीफ हैं, जो भारत जैसे देश के
जिसमें कि 10 करोड़ लोगों का पैसा लगा है, उस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। 10 करोड़ लोग और पूरे भारत की इकोनॉमी इससे जुड़ी है। और अगर रेगुलेटर के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठते हैं तो सिर्फ निवेशकों का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी भारत की व्यवस्था में विश्वास कमजोर होता है। बड़ी मुश्किल के साथ भारत एक जिम्मेवार लोकतंत्र के रूप में डेवलप हुआ था। भारत का बाजार एक रोबस्ट बाजार डेवलप हुआ था, क्योंकि जब भी कोई कमी पाई गई, चाहे वो हर्षद मेहता के टाइम पे रही हो, चाहे वो 2008 के टाइम पे रही हो, चाहे वो यूटीआई के टाइम पे रही हो, भारत की सरकारों ने आगे बढ़कर अपनी व्यवस्था को ठीक किया था और बाजार के अंदर विश्वास को कायम रखा था। ये पहली बार हो रहा है कि सेबी की चीफ के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और सरकार चुप है, और ये चुप्पी भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात लगाएगी आने वाले दिनों में। इसलिए मेरी सरकार से बार बार गुजारिश है कि ऐसा क्या है माधवी बुच के अंदर कि उसको बचाने के लिए अब 10 करोड़ जो निवेशक हैं और पूरी मार्केट है, पूरी स्टॉक मार्केट है, उसको खतरे में डालना चाहते हैं। लेकिन आप माधवी बुच के ऊपर एक बेसिक इंक्वायरी नहीं करना चाहते। आप माधवी बुच, जिनके बारे में सुबह से लेकर आप तक आपको जवाब नहीं मिला है, जिसके बारे में सरकार ये अभी तक नहीं कह पाई है कि वो सैलरी नहीं लेती थी, उस माधवी बुच को आप सस्पेंड तक नहीं कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या माधवी बुच, क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो संस्था, उनकी सिस्टम, उनकी पार्टी है, उसी का एक चेहरा है? क्या हम ये माने कि जादूगर की जान तोते में है और तोते को बचाना जादूगर का बेसिक काम हो गया है? ये सवाल आज पूछा जाना है कि एक ऑफिसर, वो भी प्राइवेट सेक्टर से आप लाए, इस देश की पहली नॉन आईएएस अध्यक्ष बनी है वो आप, और वो भी एक ऐसी जगह से लाए जिसमें कि अडानी के डायरेक्टर की कंपनी में वो दोस्ती के नाते इन्वेस्ट करती हैं। वो बेनामी कंपनी होती है, उस कंपनी का जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है और आप सुप्रीम कोर्ट को ये बताती नहीं है कि ये जांच कर रही है या नहीं कर रही है। जाके रिपोर्ट जमा करती है लेकिन बताती नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, उनके ऊपर कोई सवाल सरकार नहीं उठाएगी, उनसे कुछ पूछेगी नहीं, कोई कोई इंक्वायरी नहीं करेगी। लेकिन गुरदीप, जो वही सवाल है कि उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके रीजंस आपको क्या लगते हैं? आपकी पार्टी ने पूरा इसका खुलासा किया, इसको बेनकाब की है चीजें, तो ये भी तो सुराग लगे होंगे कि आखिर उनको कौन बचा रहा है। क्या उनको प्रधानमंत्री बचा रहे हैं, क्या उनको वित्त मंत्री बचा रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट हॉन्चोज उनको बचा रहे हैं? कौन लग रहा है कि उनको कौन बचा रहा है? ये तो बहुत सादा सा जवाब है। जिसको उन पे कार्रवाई करनी है और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होने के बावजूद जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं। कार्रवाई किसको करनी है? मोदी सरकार को कार्रवाई करनी है। कार्रवाई किसने नहीं की? मोदी सरकार ने नहीं की। तो बचा कौन रहा है? मोदी सरकार बचा रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं क्या कि वो अडानी से जुड़ी हैं, या इसलिए बचा रही हैं कि इस पूरे जो जो एक तामझाम रचा गया था सेबी को लेटरल एंट्री के मार्फत, वो कुछ फायदे पहुंचाने के लिए कहीं रचा गया था, और उसके खुलासा होने से जो रेत का महल है वो भरभरा के गिर पड़ेगा, ये चिंता हो रही है। सवाल ये है कि एक ऑफिसर के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं तो उसके बचाव में सरकार क्यों उतरी हुई है? उस और मैं फिर से बोलूंगा, पूरी भारत की स्टॉक मार्केट को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का खतरा उठाते हुए भी वो उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है भारत की सरकार, मोदी सरकार। इसलिए ये सवाल केवल और केवल मोदी सरकार से जुड़ता है, वही बचा रहे हैं। गुरदीप, एक चीज और जो सुबह जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई थी वो बहुत पीछे छूट गई, ये कोई ना कोई कॉर्पोरेट वॉर लग रही है और कॉर्पोरेट्स अब फीड कर रहे हैं ऑपोजिशन को। कॉर्पोरेट्स ने फीड किया है कांग्रेस पार्टी को और कॉर्पोरेट्स अब पीछे पड़े हैं। हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक को खत्म करने की भी एक इसमें साजिश हो। जो बड़े सवाल है वो वहीं पर बने हुए हैं कि माधवी बुच क्यों नहीं रिजाइन कर रही, उनको कौन बचा रहा है और आखिर उन्होंने सैलरी क्यों ली। लेकिन इसके अलावा एक कॉर्पोरेट वॉर का भी एंगल इस पूरी चीज में नजर आ रहा है। डू यू फील सो? ये कॉर्पोरेट वॉर नहीं है। अगर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है, अगर मोदी जी को लगता है कि कॉर्पोरेट वॉर के तहत हो रहा है, तो कार्रवाई करके खत्म कर दें। सरकार में बैठे हैं, स्पष्ट रूप से नियम का उल्लंघन हो रहा है। सेबी की चीफ अपने पद पर रहते हुए फायदे उठा रही हैं, और उस पद पर रहते हुए जिनसे फायदा उठा रही हैं उन्हीं के केसेस डील करती है सेबी।
तो इसमें अगर कॉर्पोरेट वॉर लगता है किसी को, खासतौर पे मोदी सरकार को, तो वो सस्पेंड करें और जांच शुरू कर दें। इसमें कौन सा इतना बड़ा चीज है? आप जांच ना करके मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से पक्ष ले लिया है और पक्ष में वो माधवी बुच के खड़े हैं। वो भारत की जो 10 करोड़ इन्वेस्टर जनता है उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं, भारत की आर्थिक सुरक्षा के पक्ष में नहीं खड़े हैं, वो केवल और केवल एक व्यक्ति के पक्ष में खड़े हैं जिनका नाम है माधवी बुच, जिसको पहले वो लेटरल एंट्री के माध्यम से सीबी में लाए, फिर उनको उन्होंने चेयरपर्सन बनाया और फिर वही व्यक्ति लगातार कुछ कॉर्पोरेट्स के, जिसमें बार बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इशारा किया था कि अडानी का नाम लिया, उनके हितों में काम कर रहे हैं और अब पता लगता है कि वो आईसीआईसीआई से सैलरी ले रहे हैं। अगर छोटी छोटी बात पे इस देश के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बड़े बड़े नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इश्यू ऐसा है, उसके ऊपर भारत के जो रूल है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सेबी का रूल बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा तो नहीं कि सेबी के रूल्स हमें मालूम नहीं है। सेबी के रूल में सेक्शन 5 के अंदर बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 5 कहता है कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोर्ड मेंबर्स, उसके तहत वो कोई भी कहीं से भी मुनाफा नहीं ले सकते हैं। अगर उसका सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है तो ये तो सरकार के लिए कुछ घंटे की जांच का विषय है। सरकार कुछ घंटे की जांच नहीं कर सकती है और इनको बचाना चाहती है। तो कॉर्पोरेट शब्द लाकर, कॉर्पोरेट वॉर जैसा शब्द लाकर मुख्य मुद्दे से भटकाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मुख्य मुद्दा यह है कि माधवी बुच ने आईसीआईसी से सैलरी ली कि नहीं ली, कि माधवी बुच ने ईसॉप्स का फायदा लिया कि नहीं लिया, और दूसरी बात, आईसीआईसीआई के डायरेक्टर्स को यह मालूम था कि नहीं मालूम था। आईसीआईसीआई के जो क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, तो उसके जो डाटा शेयर होता है पब्लिक के साथ, उसमें क्या ये दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था कि माधवी बुच आईसीआईसीआई से सेबी मेंबर होते हुए सैलरी ले रही हैं। तीसरी बात कि क्या आईसीआईसीआई से सैलरी लेने की बात और अडानी की बेनामी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वाली एसीसी से छुपाई गई कि नहीं छुपाई गई, और अगर छुपाई गई तो तुरंत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं छुपाई गई तो इसके बावजूद क्यों उनको चेयरपर्सन बनाया गया, इसमें किसका हित साधने की कोशिश की गई है, और उस खेल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों लिप्त हैं। गुरदीप, आज पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो पहला एक्सपोजे है और ऐसे बहुत सारे खुलासे अब आने वाले दिनों में होंगे। तो क्या ये एक सीरीज है? क्या हम ये माने कि कांग्रेस के हाथ में कुछ और ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गए हैं, जिसको कि अब सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस जिसका खुलासा करेगी? हम क्या समझे? क्योंकि अगर पवन खेड़ा ने कहा कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वी विल बी डूइंग मोर एक्सपोजेज लाइक दीज, तो फिर हम क्या समझे कि आने वाले दिनों में माधवी बुच को ही लेकर क्या और बड़े खुलासे होने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जैसे पहले मीडिया ऐसे घोटालों की पर्दाफाश करता था और पॉलिटिकल पार्टीज उसको आगे बढ़ाती थी, अब मीडिया के जबान बंद है। मीडिया में कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, उल्टा मीडिया खुद बचाने में लग जाता है। चूंकि मीडिया ये काम नहीं कर रहा है तो मजबूरन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी इस जांच को कर रही है, कांग्रेस पार्टी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन में जब जब जो चीज हमको मिलेगी उसको वेरीफाई करने के बाद, उसके ठोस सबूत को जांचने के बाद हम उसको पब्लिक में लाएंगे। तो पवन खेड़ा जी ने यही बोला है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की जांच जारी रहेगी, और जो हमको साबित होता रहेगा कि हम वो सबूत सहित कोई बात सामने आएगी तो उसको हम देश के सामने लाएंगे। ये बात सच है कि अगर सेबी की चीफ 1 महीने के अंदर 2 बार गलत मुनाफा लेते हुए अगर पाई गई हैं और ये खुलासा हुआ है और इसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब है कि जड़ें बहुत गहरी हैं और हमको भी गहरे तक खोदना है। हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो बड़ा संकेत है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड का, कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस का, और किस तरीके से एक रेगुलेटर का जो मेन पर्सन है, जो चेयरपर्सन है, वो अगर इस तरीके की धांधलेबाजी में इन्वॉल्व है, तो ये कितना खराब संकेत है आपके हिसाब से? और जो बाकी रेगुलेटर्स हैं, क्या आज उन पर भी शक की सुई नहीं घूमती कि उन 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 रेगुलेटर्स के जो हेड्स हैं वो क्या कर रहे होंगे?
नीलू जी, अगर आप विकसित देशों को देखें, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो यूरोप के देशों की हो, उनमें जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं, आर्थिक जो अपराध होते हैं, उसकी सजा दूसरे अपराधों से कई ज्यादा होती है। दूसरे अपराधों की सजा कम दी जाती है उन देशों के अंदर, और आर्थिक अपराधों की सजा ज्यादा है, क्योंकि आर्थिक अपराध जो हैं वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालते हैं, क्योंकि आर्थिक अपराध निरपराध लोगों के भविष्य को खतरे में डालते हैं। और यहाँ पे आर्थिक अपराध की बात हो रही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेबी की चीफ के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उससे पूरा देश की स्टॉक मार्केट की सुरक्षा, उसमें विश्वास लोगों का डोलता है। और 10 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हो रहा है। उन इन्वेस्टर्स को ये आज पता चल रहा है कि जो उनके हितों की रक्षक थी, वो खुद मुनाफा ले रही थी और सरकार चुप है। तो इसलिए ये जो है, अगर हमको आर्थिक महाशक्ति बनना है, हम जो बार बार कहते हैं, और 2011 में दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन गए थे। हालांकि मोदी जी बोलते हैं कि अभी बने, पर 2011 में हम लोग बन गए थे। तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ये जिम्मेदारी आती है कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं अर्थव्यवस्था की, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो नियमों पे चले। उसको जो लोग मैनेज करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी बिल्कुल भी किसी भी शक के दायरे से बाहर हो, और अगर जरा सा भी सवाल उठता है तो सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करे, ताकि इन तमाम संस्थाओं का जो के अंदर जो विश्वास है वो नहीं हिले। लेकिन गुरदीप, आपको लगता है कि जिस तरीके का खुलासा आज हुआ है, मॉरल बाइंडिंग तो हो ही गई है मोदी सरकार पर कि वो माधवीपुरी बुच को डिसमिस करे, उनको बोले कि वो इस्तीफा दें, लेकिन अगर उनको बचाना ही मकसद है मोदी सरकार का, तो फिर विपक्ष जितना भी चिल्लाता रहे, वो तो अपने पद पर बनी रहेंगी और वो तब तक नहीं हट सकती जब तक ये सरकार नहीं हटेगी। तो विपक्ष के पास विकल्प क्या है? आप इस मुद्दे को कैसे लेकर जाएंगे लोगों के बीच में? देखिए, हिंदी में कहते हैं सांप सूंघना। मोदी सरकार को आज सुबह से सांप सूंघा हुआ है, उसको मॉरल बाइंडिंग जैसा खूबसूरत एक लफ्ज मत दीजिए। हम्म। उनको आज सांप सूंघा है, पूरा दिन हो गया है, उनके पास जवाब नहीं है इस बात का। और आप ये मत मानिए कि इस बात को मोदी सरकार आंख मूंद कर झेल सकती है, क्योंकि ये सवाल किसी एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति की गलत कारनामों का नहीं है। ये पूरे स्टॉक मार्केट के भविष्य का, उसके अंदर विश्वास का है। और ये एज अ विपक्ष, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और मोदी सरकार इस जिम्मेवारी से भाग नहीं पाएगी, ये आप तय मानिए। इस देश के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सवाल उठाते रहेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता रहेगा और मोदी सरकार कानों में तेल डाले बैठी रहेगी। ऐसा होने वाला नहीं है, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। अब एक दो सवाल, आज महाराष्ट्र में जो नीतीश राणे का जो एक कमेंट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी रामगिरी महाराज के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो वो मस्जिदों के अंदर घुसकर लोगों को चुन चुन कर मारेंगे। ये इस तरीके का बयान एक बीजेपी के विधायक का आता है और उसको पूरी खुली छूट है, वो कुछ भी बोलकर निकल जाता है। राज्य में चुनाव होने हैं, क्या कहेंगे नीतीश राणे के इस कमेंट पर? इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति भड़काने की बात करता है, कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को भंग करने की बात करता है, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की बात करता है, कोई भी व्यक्ति किसी को मारने की बात करता है, उसके लिए तो मोदी सरकार ने भले ही भारतीय संहिता ले आए हों, सजा तो उसमें भी है, आईपीसी में भी थी, इसमें भी सजा है। तो ये तो सरकार का बेसिक कर्तव्य है। सरकार चुनते क्यों है? सरकार तो इसलिए चुनते हैं ना कि जो देश का संविधान है, जो देश के कानून बने हैं, जो आईपीसी, अब उसको भारतीय संहिता बोल दीजिए, ठीक है, वो बना है, उसका पालन होगा। और जो कोई अपराध करेगा उसको सजा दिलाने का काम सरकारी एजेंसीज का होता है, जो कोर्ट के अंदर पूरा सबूत पेश करती है और कोर्ट सजा देती है। अब अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का, और अब कोई नहीं, अब तो उनके यहाँ एक लाइन लगी रहती है, भड़काने वाले काम करते हैं, तो वो संविधान के खिलाफ बात करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस पार्टी से संविधान को वाकई खतरा है, क्योंकि ये पार्टी
केवल अपने हितों को साधने के लिए सत्ता में आई है, जनता की रक्षा करने के लिए और अपराधों को रोकने के लिए, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, चाहे वो ये अपराध हो जो नफरत फैलाने के हों, चाहे वो गरीबों पे जुल्म करने के अपराध हों, इन अपराधों पे। और कहीं-कहीं अब हम देखते हैं, एक बार नहीं कई बार हो गया कि कोई रेप में इन्वॉल्वड है, कोई उसको बेल मिलती है तो उसको जाके फूल मालाएँ पहना देते हैं। तो ये तो सरकार का काम इसके विपरीत था। मोदी सरकार संविधान को तार-तार करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार-तार करने का काम करती है, क्योंकि अगर आप न्याय व्यवस्था को एक किनारे रख के भड़काने वाली भाषा बोलते हैं, तो आप ज़िम्मेदार सरकारी पक्ष तो हो नहीं सकते। गुरदीप, लेकिन जो सरकार का ये एटीट्यूड है कि आर्थिक फ्रॉड को नहीं मानना, कोई भी करप्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का मिसगवर्नेंस हो रहा है, उसको मानना ही नहीं, अपनी गलती मानना ही नहीं है और नफरत के एजेंडे को और अग्रेसिवली पुश करना। अगर हाल में आप देखें तो इतने सारे इंसिडेंट्स माइनॉरिटीज के अटैक्स के बढ़े हैं और अभी एसीपीसीआर की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि ये कहा गया है कि 2024 का जो चुनाव का नतीजा आया था उसके बाद कुछ ज्यादा ही इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, चाहे वो बुलडोजर जस्टिस के हों या फिर फिजिकल अटैक्स के हों मुस्लिम्स के ऊपर। तो क्या कहेंगे, आर्थिक मिसगवर्नेंस को भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और समाज में जो नफरत फैलाने का काम है वो और एग्रेसिवली अगर सरकार उसको पुश कर रही है, तो इस एटीट्यूड को आप क्या कहेंगे और सरकार की जो राह है और दिशा है वो क्या है फिर? बीजेपी की सरकार का दिया जो है फड़फड़ा रहा है, उसका तेल खत्म हो रहा है, जनता ने वो तेल निकाल लिया है। जनता ने साबित कर दिया है कि ये जो इनको अकूत पावर मिली हुई थी, जिसमें कि वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे और इनके मंत्रियों ने बयान भी दिए थे कि हमारे यहाँ किसी के इस्तीफे नहीं लिए जाते। यहाँ तक कि टेनी के बेटे ने 4-4 लोगों को कुचल दिया तो उनका भी इस्तीफा नहीं लिया गया था। कोई भी आरोप लगा तो उसकी जांच नहीं की गई। लेकिन देश की जनता ने विपक्ष को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब अगर ये नहीं करेंगे तो जनता इन्हीं को उखाड़ फेंकेगी। यही लोकतंत्र है और 2024 के चुनाव ने साबित कर दिया है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो उसी तरह से नियम कानून का उल्लंघन करेंगे, उसी तरह से बेशर्मी से हर आरोप को दरकिनार करेंगे, उसी तरह से पूरे हिकारत के साथ ये कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप यकीन मानिए कि जनता जो अभी 240 पे लाई है वो 40 पे लाके छोड़ेगी। Thank you so much, Gurdeep. I'll have to end it here. Thank you very much.